टोटल हम 2 स्पेल में लगभग 135 सीटें करेंगे, बाकी की सीटें 15-20 दिन बाद करेंगे। जी हाँ, अंदरूनी कलह और भीतर घात से जूझती आ रही कांग्रेस अब वही प्रयोग मध्य प्रदेश में करने जा रही है जिसे वो हिमाचल और कर्नाटक में आजमा चुकी है। सोमवार को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस अपनी तैयारी को धरातल पर उतारना चाहती है। इसलिए जुलाई के आखिर तक 230 में से 135 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने का मन कांग्रेस ने बना लिया है। इनमें वो 66 सीटें भी शामिल होंगी जिन सीटों पर कांग्रेस पिछले 5 चुनावों से हारती आ रही है। 3 स्पेल में कांग्रेस टिकट का वितरण करेगी, अनाउंसमेंट करेगी। बहुत जल्दी उन 66 सीटों पे सबसे पहले कांग्रेस पार्टी निर्णय ले रही है। हाई कमान के भी निर्देश हैं। टोटल हम 2 स्पेल में लगभग 135 सीटें करेंगे, बाकी की सीटें 15-20 दिन बाद करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि इस माह के अंत तक 66 सीटें डिक्लेयर हो सकती हैं। हाई कमान चेक कर रहा है। ये वही 66 सीटें हैं जिन पर दिग्विजय सिंह ने मैराथन दौरा किया था और अपने सर्वे के बाद कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपी। इन सबसे कमजोर सीटों पर कांग्रेस सबसे पहले नाम घोषित कर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी भी अपनी धीमी रफ्तार लेकिन समझबूझ के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी बैक टू बैक बैठकों के साथ मैदानी जमावट में लगी है। मंगलवार को कोर कमेटी की बैठक के जरिए भी तैयारी को धार दी गई। तो वहीं कांग्रेस की जल्द नामों की लिस्ट को लेकर बीजेपी ने तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। देखिए, लोकतंत्र में एक एक मत का उपयोग होता है और जनता पूरी तरह मध्य प्रदेश के अंदर मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए जो कांग्रेस के लोग वैसे कयास लगा रहे हैं, लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब वो उनका मामला है, उनके दल में क्या व्यवस्था है, ये उनके व्यक्तिगत मामले रहते हैं। उनके यहाँ व्यक्ति विशेष की पूजा है, यहाँ तो सर्वमान निर्णय होता है। जाहिर है कि कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझती रही है और इस दांव के जरिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को तैयारी का पूरा समय देना चाहती है। कांग्रेस ये एक्सपेरिमेंट 2018 मध्य प्रदेश चुनाव में भी करती नजर आई थी, लेकिन उम्मीदवारों को पहले से मौका देना कई बार मुसीबत का सबब भी बन जाता है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या जल्दी उम्मीदवार घोषित कर कांग्रेस दबाव बनाने की कोशिश करेगी? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस की ये कवायद अंदरूनी कलह से बचने की कोशिश है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस की जल्दबाजी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जल्दबाजी। जल्दबाजी की कई वजह होती हैं। कई बार तो ये रणनीति का हिस्सा होता है। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि कोई टीम है जिसने, जैसे अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज़ की सीरीज़ चल रही है, तो इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं उन्होंने बड़ा साहसिक फैसला एक किया और उन्होंने एक ऐसा टारगेट दिया जिसको और बढ़ाया जा सकता था प्रतिद्वंदी टीम को, यानी ऑस्ट्रेलिया को। अब ये अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई, लेकिन जल्दबाजी, जैसा मैंने कहा कि इसका पॉजिटिव रेफरेंस भी है और इसका नेगेटिव रेफरेंस भी है। कांग्रेस की रणनीति जल्दबाजी यानी जल्द नाम घोषित करने की इसलिए है क्योंकि 2018 में भी उसे इससे फ़ायदा हुआ और कुछ दूसरे स्टेट में जहां एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने ये जल्दी टिकट देने के फैसले किए, उससे वो प्रतिद्वंदी के ऊपर भारी पड़े कांग्रेस के कैंडिडेट्स और चुनाव में उनको सफलता भी मिली। कारण ये होता है कि अगर आप पहले मैदान पर उतर जाते हैं, जैसे 12 महीने पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट अच्छे नंबर लाता है, वैसे अगर जल्दी टिकट डिक्लेरेशन हो जाए, कल्पना कीजिए अगर 1 साल पहले आप टिकट डिक्लेयर कर दें पॉलिटिकल पार्टीज़, तो कितना वक्त मिलेगा, ख़ासतौर से जो नज़दीक के 2, 3, 4 जो भी प्रतिद्वंदी होंगे उनको मेहनत करने के लिए। लेकिन ये संभव नहीं होता, भीतरघात, कई प्रतिद्वंदिता, अंतिम समय तक की खींचतान। लेकिन कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है, और जैसा आपने सुना सज्जन सिंह वर्मा जी को, कि कांग्रेस अगस्त के पहले महत्वपूर्ण अपने अधिकांश टिकट्स जो है वो क्लियर करके कैंडिडेट्स को ये बता भी देगी कि आप जाकर मैदान में मेहनत करें।
बीजेपी की अपनी राय है और बीजेपी कभी इस तरह से टिकट डिक्लेरेशन के फेर में अभी तक पड़ती हुई नज़र नहीं आई है। लेकिन इस चुनाव में क्या रणनीति होगी ये चुनाव के वक्त पता चलेगा। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं, बहुत स्वागत है। मिथुन अहिरवार सर हैं हमारे साथ, सर इसलिए कि एआई इंटेलिजेंस के बहुत ही माहिर युवा, एक टेक्नोक्रेट टाइप की हैसियत भी उनकी है, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, आपकी बात हुई सज्जन सिंह वर्मा से, किस तरह की सोच आपने देखी है कांग्रेस में इस अप्रोच के साथ कि जल्दी टिकट घोषित करेंगे, लेकिन जल्दी टिकट अच्छी रणनीति कि जल्दबाजी में कुछ हैस्टी डिसीजंस और कई इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मुझे लग रहा है तमाम तरह की चीज़ों पर कांग्रेस ने विचार कर लिया है। कल की बैठक के बाद ही ये बयान सामने आया, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी लाइन उस तरह से बड़ा करना चाहती है कि एज लेना चाहती है कि हाँ, पहले हमने टिकट घोषित कर दी। कर्नाटक में भी कुछ इसी तरह का कुछ सीटों पर फार्मूला इस्तेमाल किया था कांग्रेस ने, और कर्नाटक का फार्मूला ही मध्य प्रदेश में दिखाई भी दे रहा। वही टीम यहाँ काम कर रही जो कर्नाटक में काम कर रही थी। और अब जब 66 सीटें तो ऐसी है जिसका दिग्विजय सिंह जी ने एक एक सीट पर वो गए, लोगों से मुलाकात की, और वहाँ जिन कैंडिडेट के नाम सामने आए जो उनको लगा बात करने के बाद, तो 66 सीटों पर जुलाई के अंतिम सप्ताह में ये नाम घोषित कर देंगी। लगभग ये तय माना जा रहा है। और बाकी 2 और अलग अलग भागों में सूची जारी होगी, तो करीब 135 सीटों पर। इसके पीछे वजह ये है कि कमलनाथ, जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं कि ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्तित्व है कांग्रेस के पास जिनके सामने कहीं कोई किसी को बोलना कुछ नहीं है, जो कर दिया उस पर काम करना। और कांग्रेस ने एक अच्छी लाइन ये तय की है। कल भी हमने देखा बैठक के बाद जीतू पटवारी, बाकी लोग जब बाहर आए तो उन्होंने कहा जो कमलनाथ कहेंगे वही हमें करना है। तो ये एक ताकत के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं, जैसे आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही रीवा राजघराने के पुष्पराज सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। नगर पालिका परिषद डिंडोरी में जो नगर परिषद रहा करती थी उसकी अध्यक्ष कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। तो इस तरह के मसले फिर देखने को मिलेंगे। यदि टिकट की जो उम्मीद लगाए बैठे होंगे तो वो चुनौती एक जरूर कांग्रेस के सामने दिखाई देगी। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही, जन आशीर्वाद यात्राएं जैसी शुरू करने वाली है, तो बीजेपी एक अलग लाइन पर काम कर रही है और कांग्रेस एक अलग लाइन पर। बीजेपी टिकट पहले घोषित नहीं करेगी। बीजेपी अपने कामों को पहले बढ़ाना चाहती, चाहे वो कर्मचारियों के हित की बात हो या फिर लाडली बहना जैसी योजनाओं के जरिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये ठीक रणनीति इसलिए भी है कि आपका जो डीएनए है, आपके डीएनए से जो मैच करता है। और कमलनाथ जी इस समय बिल्कुल, जैसा एक दिन पहले हम बात कर रहे थे कि न खाता न बही, जो कमलनाथ जी कहें वो सही। कांग्रेस इस समय लंबे अरसे के बाद, शायद मुझे तो लगता है कि जब से मध्य प्रदेश में मैं बीते 2 दशकों से पत्रकारिता में को देख रहा हूँ, 2.5 दशक से करीब, तो पहला मौका मैं देख रहा हूँ कि जहाँ कांग्रेस में इस तरह का एक नेता सामने खड़ा नज़र आ रहा है। पंकज जी, आप किस तरह देखते हैं? सही बात है, बीजेपी का डीएनए है कि अपने संगठन की मजबूती से आगे बढ़िए, अपने कार्यक्रमों को, रूलिंग पार्टी होने के नाते अपनी नीतियों को, कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचाइए, और सही वक्त जब चुनाव के ठीक पहले आता है तब टिकट डिक्लेयर कीजिए। लेकिन कांग्रेस की रणनीति अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ टिकट्स, कैसे देखते हैं आप? देखिए शरद जी, ये विद्युत रूप से कांग्रेस पार्टी का विषय है कि वो अर्ली अनाउंसमेंट करते हैं टिकट का। क्या प्लानिंग उनकी है, कौन सी रिपोर्ट है, नहीं है, ये उनका बुद्धि, उनका विवेक है। और डेमोक्रेसी में इस बात का पूरा राइट कांग्रेस पार्टी को है। लेकिन शरद जी, ऐसा कोई यार्ड स्टिक, कोई पैमाना नहीं है कि एडवांस अनाउंसमेंट से, यानी अग्रिम घोषणा से आपको एज या बढ़त मिल जाती है। यदि शरद जी ऐसा होता तो फिर हम 1952 से देश में चुनाव देख रहे हैं, तो फिर यही पॉलिटिकल प्रैक्टिस होती कि फटाफट एक चुनाव खत्म हुआ तो 4 साल पहले नाम अनाउंस कर दो, जल्दी घोषित कर दिया। तो कांग्रेस को शायद ऐसा लगता है और ये उनके विषय है। पर जिस प्रकार मनोज जी ने कहा कि जैसी कला की स्थिति है, शरद जी इस बात की क्या गारंटी कि अग्रिम घोषणा से जो अंदरूनी कला है वो रुक जाएगी। जिनके प्रति रोष, आक्रोश है कांग्रेस में व्यक्तिगत स्तर पर, जो टिकट को लेकर कांग्रेस के प्रतिद्वंदी आपस में है, उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। तो यदि कांग्रेस को ऐसा लगता है तो वो आगे बढ़े। और उसका एक बड़ा कारण शरद जी सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्रियान्वयन करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं सरकार में जनता की सेवा करने के नाते। कांग्रेस पार्टी के पास घोषणा है, अनाउंसमेंट है, तो एग्जीक्यूशन और अनाउंसमेंट का डिफरेंस है। तो इसलिए हो सकता है कांग्रेस को लगता हो कि पहले नाम घोषित करें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने एडवांस अनाउंसमेंट कर दिया और आपकी जीत है।
तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का विषय है। उनके जो नीतिकार हैं, जो भी चुनावी मैदान में, यदि उनको लगता है कि पहले घोषित कर दें, और अभी शरद जी मुझे इसमें संदेश देते लग रहा है कि सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा है, और मनोज जी कह रहे हैं जुलाई का, सज्जन सिंह जी स्क्रीन पर अगस्त बोल रहे थे और 2 फेज की बात कर रहे थे। तो होता है तो ठीक, ना होता है तो ठीक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय जिस पर हम काम करते हैं वो विषय है विकास, और विकास की डिलीवरी, उस पर काम कर। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आपने सारी बातें भी कह दी, कांग्रेस का विषय है कह के, और ये आपका अधिकार भी है। विषय बेशक कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस के हर विषय में बीजेपी की रुचि है और बीजेपी के हर विषय में कांग्रेस की रुचि है। मिथुन जी, आप किस तरह देखते हैं जो बात सज्जन सिंह जी ने कही? मनोज जी, आप थोड़ा क्लैरिफाई ज़रूर कर दीजिए इसको कि सज्जन सिंह जी क्या अगस्त की तरफ भी बढ़ चले थे? फिर मैं मिथुन जी का एक कमेंट लेता हूं। जी मनोज जी। देखिए, बहुत क्लियर उन्होंने कहा है, और वो बयान में भी चला है कि 66 सीटें ऐसी है जिनकी घोषणा जुलाई के अंतिम सप्ताह में कर दी जाएगी। उसके बाद जो बाकी सीटें बचती, करीब 135 सीटें ऐसी है जो अगस्त के पहले सप्ताह में दिखाई देगी। यानी जुलाई के बाद कभी भी ये सीटों की घोषणा की जा सकती है, लेकिन 66 सीटें सबसे पहले, उसके बाद दूसरी पारी में बाकी सीटें। बहुत साफ उन्होंने कहा है 66 जुलाई के लास्ट तक। और सर ने बोल दिया सर, एग्जीक्यूटिव एडिटर ने, तो फिर वही सत्य सर। जी, सत्य तो रणनीति है सर, और उसी रणनीति के मुताबिक बहुत सारे एकोमोडेशन, एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आगे होते रहेंगे। वही कहते हैं पंकज जी जो आप लोग कहेंगे, हम अपने मन से कैसे कह सकते हैं? जी मिथुन जी, आपने सुनी बात सज्जन सिंह जी की भी, जो मनोज जी से उन्होंने की, और आपके अभिन्न मित्र और वरिष्ठ साथी पंकज जी की भी बात आपने सुनी। जी, पंकज जी की मैंने बात बिल्कुल सुनी, और ये बात ठीक है कि सज्जन वर्मा जी कार्यकर्ताओं के नेता भी हैं, लेकिन इसी तरीके की बात इमरती देवी जी ने भी कही थी कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का टिकट फाइनल हो चुका है, वो KP यादव जी को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, वे लड़ेंगे। तो इस तरीके की बातें तो चलती रहती हैं। देखिए, कर्नाटक मॉडल की बात हो रही थी। कर्नाटक में हमने जो पहली लिस्ट जारी की थी वो 124 कैंडिडेट की 25 मार्च 2023 को ये जारी की थी, और 13 मई को परिणाम आए थे, 10 मई को वोटिंग की थी। तो कुछ 40-50 दिन का ड्यूरेशन हमारे कैंडिडेट्स को पहली लिस्ट जारी होने के बाद मिल पाया, और हमारी जो 5वीं लिस्ट थी वो 21 अप्रैल 2023 को जारी हुई थी। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि सर एक इलेक्शन कमीशन ने डेट डिक्लेयर कर दी थी कि आप इतनी तारीख तक नॉमिनेशन भरेंगे, इतनी तारीख तक नाम वापसी होगी, और इतनी तारीख तक चुनाव हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में अभी तक वैसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है। आप जैसे जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी साथी हैं हमारे, वो ज़रूर इस बात पर भी चर्चा करते रहते हैं कि क्या दोनों जो चुनाव हैं राज्यों के और केंद्र के, क्या वो एक साथ होंगे, क्या किसी चुनाव को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या किसी चुनाव को पीछे बढ़ाया जाएगा। तो ये सब जो इन पेपर चीज़ हैं जो इलेक्शन कमीशन जब डिसाइड करेगा, डिक्लेयर करेगा, उसके हिसाब से होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो जनता है, दोनों में इस बात को लेकर के बड़ी आतुरता है। वे सब जानना चाहते हैं कि जो पार्टी 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी इस बार जीतने वाली है, उसके कैंडिडेट कौन होंगे। वो पार्टी जो महिलाओं को 1500 रुपये देगी, 500 में सिलेंडर देगी, 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देगी, ओल्ड पेंशन स्कीम देगी, किसानों का कर्जा माफ़ करेगी, महंगाई से निजात दिलाएगी। आज देखिए आम जनता की क्या स्थिति है। आम जनता 160 रुपये में टमाटर खरीद रही है सर, 240 में अदरक खरीद रही है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। तो महंगाई से जो राहत दे सके, ऐसी सरकार को लेकर के उत्साह तो जनता के बीच है ही, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच भी उत्साह है। सज्जन वर्मा जी ने कार्यकर्ताओं की ये एक भावना सामने रखी है कि यदि जल्दी नाम आ जाए तो उस पर मतलब काफ़ी मदद मिलेगी पार्टी को। तो पार्टी इस पर विचार कर रही है, जैसा होगा, जब होगा, समय के साथ ही होगा, और जब भी इसका डिक्लेरेशन होगा आप सभी साथियों को आमंत्रित करके इसकी जानकारी भी दी जाएगी। कार्यकर्ता भी बड़े उत्साह में है। भारतीय जनता पार्टी जो हम पर टिप्पणियां कर रही है वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही है। अभी आपने एक बहुत अच्छा शब्द बोला था सर, DNA। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इस समय कंफ्यूज है कि जो मूल DNA वाले कार्यकर्ता हैं, क्या उसका मान सम्मान भाजपा में कायम रहेगा। महाराज गुट, नाराज गुट, शिवराज गुट, ये जो बातें, ये जो थ्योरी आती है, इसमें से किस वर्ग को टिकट मिलना है, किसको नहीं मिलना है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से शायद ग्वालियर चंबल में सबसे आखिर में ही टिकट डिक्लेयर होंगे, इस तरफ भी बातें कही जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी कठिन परिस्थिति है, क्योंकि आपको एंटी के इनकम्बेंसी भी से भी निपटना है, सरकार के जो आपके काम हैं उनकी विफलताओं से भी निपटना, और संगठन के रूप में जो आपकी विफलता है उनसे तो आपको निपटना है ही। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का मूल DNA वाला कार्यकर्ता बड़ा चिंतित है। उसे अपनी पार्टी की चिंता है। जो चना मुरमुरा खा करके लोग साइकिल से चल करके भाजपा का प्रचार करते थे, उस इतिहास को, उस विरासत को बचाने की भारतीय जनता पार्टी के अंदर लड़ाई है। मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश को बचाने की लड़ाई है, अपने परिवार को बचाने की लड़ाई है, युवाओं के बीच अपना भविष्य को बढ़ाने की लड़ाई है। दोनों जो लड़ाई हैं समय के साथ आएंगी, उसकी तलवार खींचने का समय भी आएगा और उसके जो परिणाम होंगे उसका भी समय आएगा।
जाएगा। जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा उसके आधार पर पार्टी अपना निर्णय देगी। मनोज जी, अर्ली डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें टिकट्स के, तो उसके अपने फ़ायदे भी हैं, और 2018 में कमलनाथ जी के इस निर्णय की वजह से कई लोगों को, कई प्रत्याशी जो थे जिनको टिकट मिला, उन्होंने इसको सफलता तक ले जाकर इस निर्णय को ठीक भी बताया। और इस बार भी ये खबर अभी की नहीं है, बल्कि बंसल न्यूज़ ने एक बार पहले भी, करीब 6-8 महीने पहले हमने इस बात को रखा था कि कांग्रेस ने कुछ सीटों के लिए जो चुनौतीपूर्ण हैं कांग्रेस के लिए, वहाँ ढके छुपे शब्दों में ये बात पहुंचा दी है प्रत्याशी तक कि आपका नाम लगभग क्लियर है, आप अपनी तैयारी करिए। जिसमें कुछ तो कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं उसमें, जिनमें अब आप उनको पीसीसी में बहुत कम पाते होंगे और वो अपने क्षेत्र में ही डटे रहते हैं। तो एक रणनीति के तहत कांग्रेस इसके फ़ायदे तो देख रही है। आप एक पत्रकार की निगाह से कैसे देखते हैं कि किस तरह से ये बेनिफिशियल है, कांग्रेस इसको जिस तरह से लगातार आजमा रही है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि क्या टिकट घोषित करने के बाद जो लोग कतार में खड़े हैं वो ये कह पाएंगे कि हमारा निशान सिर्फ पंजा है, जिस पर इस बार कांग्रेस ने काम किया है। हम दिग्विजय सिंह जी से बात किए, अलग से बंसल न्यूज़ ने बात की, या फिर कमलनाथ जी से भी बात करते तो, या फिर बाकी कार्यकर्ता जो छोटे जिला स्तर के हैं उनसे भी जब बात करते तो उन्होंने कहा हमने मन बना लिया कि हमारा जो निशान है वो पंजा है। टिकट मेरे को मिले, चाहे वो सुनील को मिले, अनिल को मिले, जिसको मिलना है, या मिथुन जी को मिल जाए, जिसको भी मिलना है, वो अलग नाम को नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है पंजा। तो इसको बता पाने में क्या कांग्रेस सफल रही, इस पर पूरी बातें निर्भर करेगी। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक कांग्रेस इसको कर पाने में सफल रही, क्योंकि शरद जी ये एक ऐसा चुनाव है 2023 का, करो या मरो जैसा है। यदि कांग्रेस जीत पाती है, जैसा कांग्रेस का दावा है कि 150 हम लेकर आएंगे, तो फिर मानकर चलिए कि कांग्रेस के लिए तो पूरी ऑक्सीजन मिल जाएगी। लेकिन कहीं खुदा ना खास्ता, जैसा कहा जा रहा, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में लगी तो फिर एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो एक एज लेने जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ कांग्रेस बढ़ने जा रही। हमने 6 महीने पहले कमलनाथ जी की तरफ से भी ये बात आई थी, संभावना मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि हम बहुत पहले अपनी कुछ टिकटें घोषित कर देंगे। आज भी सज्जन वर्मा के अलावा कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता से ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हुई तो उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया कि हम एक नई रणनीति पर बढ़ रहे हैं और कुछ नई सीटें भी होंगी जिसमें कुछ नाम को काटा भी जा सकता है, नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। और 123 के लगभग लोगों को तो बता दिया गया है कि आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे। तो ये एक बढ़त लेने की तैयारी है। पर भारतीय जनता पार्टी जैसे अभी कोर कमेटी की जो बैठक हुई है तो उसमें इन तमाम तरह की रणनीति पर निगाह बनाई हुई है और उसमें कुछ परिवर्तन आपको होते हुए दिखाई दे। पंकज जी, अभी आपकी पार्टी की बैठक चल रही है जब हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त, मंगलवार रात 8:15 के आसपास। तो जन आशीर्वाद यात्रा जो बहुत बेहतरीन चुनावी यात्रा मानी जाती है और 2018 में भी बहुत अच्छा प्रतिसाद इसको मिला था, क्योंकि इस यात्रा में कुछ स्थानों पर हमें भी मुख्यमंत्री जी के साथ जाने का मौका मिला था। तो 19 जुलाई मुझे जहाँ तक ध्यान है पिछली बार की इसके आसपास की यात्रा थी। क्या हम माने जुलाई से ये यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि शैली अलग है, रणनीति अलग है दोनों ही पार्टियों की, तो जन आशीर्वाद की पूरी तैयारी है? देखिए शरद जी, पहले तो हमारे मित्र ने कहा कि लड़ाई तलवार निकल गई, ये सब जो शब्दावली सोच संस्कार है कांग्रेस पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी की किसी की लड़ाई नहीं सर। हम तो सर हमारी बात जनता के बीच रखते हैं, कांग्रेस अपनी बात रखती है और जनता निर्णायक होती है। आपके उत्तर दूंगा। उसके अलावा फिर आपने हैसियत का जिक्र किया कि जहां जल्दबाजी के चक्कर में इंग्लैंड चाहता तो बड़ा टारगेट दे सकता था, लेकिन वो पहला मैच भी हारा, दूसरे मैच में वैसा कुछ हुआ। तो यदि आप जल्दबाजी करते तो जरूरी नहीं कि बाजी आपके हाथ लगे। कई बार जिसको हम कहते हैं कि बाजा बच जाता नुकसान हो जाता, वैसी स्थिति बन सकती है। सर मनोज जी ने भी संकेत किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सर कोर कमेटी की बैठक है शरद जी, ये लगभग 7वीं या 8वीं कोर कमेटी की बैठक है। पिछले कुछ महीनों से लगभग हम हर 15 दिन के अंतराल पर कोर कमेटी की इस बैठक में, और सारी ये कोर कमेटी बैठक भोपाल में होती है। कोर कमेटी के जितने हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, सीनियर नेता हैं, सारे के सारे इस बैठक में आते हैं और हर 15 दिन के अंतराल पर हम लोग विश्लेषण करते हैं कि 23 और 24 के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मतपेश की क्या रणनीति हो। निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले विकास यात्रा निकाली है, घर घर हम लोगों तक गए, गाँव तक लोग गए हैं, और जन आशीर्वाद यात्रा या किस प्रकार का कार्यक्रम का स्वरूप होगा वो सामने आएगा।
जी। पर कार्यक्रम होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव में जाकर जनता से संपर्क करेगा, और इसलिए करेगा कि उसके पास 19.76% की विकास दर है, उसके पास 19% की कृषि विकास दर है, उसके बाद 1,40,000 की प्रति व्यक्ति आय है, उसके पास चने में उपार्जन का नंबर 1 का तमगा है, उसके पास गेहूं उपार्जन का नंबर 2 का तमगा है, उसके बाद बिजली सड़क पानी की सशक्तता, उसके बाद खेल, अस्पताल, शिक्षा, बहन बेटी, रोजगार। आज सीखो कमाओ योजना सर लॉन्च हुई। आज संविदा कर्मचारियों के लिए सर स्वर्णिम दिन है सर, इतना ऐतिहासिक निर्णय, साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को है कि ऐतिहासिक काम किए। और जब आप इतनी सारी जनसेवा काम करते हैं तो शरद जी फिर आपका अधिकार बनता है कि आशीर्वाद लेने आप जनता की भी जाएं, तो जाएंगे सर गांव में हमारी शैली काम करने की। उसका स्वरूप क्या होगा, आकार प्रकार क्या होगा, रूप कैसा होगा, तिथि क्या होगी, आपको सूचित करेंगे। चलिए मिथुन जी, कुछ बीजेपी की रणनीति बदली है। पंकज जी ने बहुत धैर्यपूर्वक और तलवार कटार और ढाल पर तो आपकी तरफ ही उन्होंने इशारा किया कि कुछ आक्रामक हो रही है कांग्रेस। बहरहाल आपने सुनी पंकज जी की सारी बातें, क्या कहेगी कांग्रेस, क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता की ओर से और विपक्ष की जो आक्रामकता है उसको भाजपा भांप चुकी है और संभवतः इन चीज़ों से डर चुकी है। आप देखिए, जिन शब्दों का मैंने चयन किया, तो पंकज जी को इस पर आपत्ति थी कि सर लड़ाई कांग्रेस के संस्कार हैं, तो बिल्कुल ठीक, शायद भाजपा इस बार चुनाव लड़ने नहीं वाली है क्योंकि लड़ाई से भाजपा को डर लगता है। जी, लड़ाई गलत शब्द है, तो भाजपा हो सकता है इस बार ना लड़े। देखिए, विषय पर आते हैं। मध्य प्रदेश क्या है कि आदिवासी अत्याचार में नंबर 1, बच्चियों से को जो कुपोषण है उसमें नंबर 1, जो माइनर बच्चियां उनके साथ जो दुष्कर्म है उसमें नंबर 1। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस देखिए कि साहब हम जन आशीर्वाद यात्रा भी निकालेंगे, हम विकास यात्रा भी निकाली। सर आपने जन आशीर्वाद यात्रा में कितना आपको आशीर्वाद मिला 2018 में, सबने देखा है। आपकी विकास यात्रा कौन सा ऐसा एक विधानसभा क्षेत्र है जिसमें आपकी पार्टी का, आपके प्रत्याशियों का विरोध ना हुआ हो? पंकज जी जरूर बताइएगा। तीसरी मैं बात कहना चाहता हूँ, इस समय जो जनता की स्थिति है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, लोगों की कमर तोड़ करके रखी है, उस पर जब मध्य प्रदेश में जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कहते हैं साहब मैं गारंटी देता हूं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करूंगा। जिनके नाम लिए तो उनको साहब अपनी पार्टी में कल शामिल कर लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। जो मॉडल चल रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र का मॉडल हो, जो कर्नाटक का मॉडल हो, उसी तरीके का मॉडल मध्य प्रदेश में हुआ भी है और उसके परिणाम भी जनता ने देखे कि जनता के पास कॉन्क्रीट कुछ है नहीं। तो कांग्रेस पार्टी इन सब बातों को ध्यान में रख करके इस चुनाव में जाएगी और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। चलिए, तो दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो मैदान में उतरेंगी और ये उनका अधिकार है, लेकिन अंतर है, अंतर बहुत है। अंतर इस बार कई भिन्न दूसरे तरीके के भी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों के लिए लोक लुभावन घोषणाओं की बौछार है, और अभी बौछार और सघन बारिश में भी तब्दील हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का, वचन पत्रों का। तो कुल मिलाकर लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है और बीजेपी उसको अपने शैली में ही देख रही है, जो उसका स्वभाव और चरित्र है। कांग्रेस भी इस बार ये लड़ाई लड़ रही है अपने स्वभाव चरित्र के अनुरूप। एक परिवर्तन कांग्रेस में ज़रूर है कि उसने बीजेपी की उन अच्छी चीज़ों को चुनावी रणनीति से जुड़ी एडॉप्ट करके अपने भीतर लाने की कोशिश की है, चाहे वो कार्यकर्ताओं का समन्वय हो, चाहे वो इस तरह की रणनीति हो जैसा मनोज हमें बता रहे थे कि जैसे बीजेपी में हमेशा कहा जाता है कि प्रत्याशी नहीं, पार्टी का चिन्ह कमल है, उसे देखिए। अब उसी बात को कांग्रेस कह रही है कि ये जो पंजा है इसी की तरफ ध्यान देना है, यही हम सबका समन्वित पंजा है। भूल जाइए प्रत्याशी का चेहरा और नाम। अगर ये परिवर्तन है तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। नतीजों तक पहुँचेंगे तब हम ये भी बात करेंगे कि हाँ, ये हृदय से किए गए परिवर्तन थे। बहरहाल बीजेपी को भी शुभकामना, हमारे मित्र कांग्रेस को भी शुभकामना। मिथुन अहिरवार जी और पंकज जी, आप दोनों को बहुत शुक्रिया, आप दोनों का। मनोज जी, आपका धन्यवाद। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, पुरानी फाइल नई सियासत। नमस्कार।